नमस्ते। पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने लेक्चर नंबर 54 में फिनोल बनाने की विधियां, जिनमें से आप लोगों ने 3-4 विधियां पढ़ी थी। पहली विधि मैंने आप लोगों को हेलो एरिन से करवाई थी, जिसके अंदर आपने जलीय एनएच के साथ क्रिया कराई थी। आपको पार्ट मैंने 10 में भी कराई थी। फिर आपने दूसरी विधि बेटा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से की थी। और तीसरी विधि की अपन बात करें तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बाद जो विधि थी वो तीसरी। अब यहाँ पर अगली विधि देखेंगे आप लोग, उसमें देखना। उसके बाद नंबर 3 के बाद चौथी विधि, और चौथी विधि का से है बेटा सैलिसिलिक अम्ल से। अब सैलिसिलिक अम्ल जो है बेटा एक सामान्य सूत्र है। सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र होता है बेटा ये वाला, ये है सैलिसिलिक अम्ल। और सैलिसिलिक अम्ल को अपन कह सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी, अपन कह सकते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 है। 2 पोजीशन पर OH है, 2 हाइड्रोक्सी, और COOH को अपन बेंजोइक अम्ल बोलेंगे। तो IUPAC नाम क्या हुआ इसका? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये सैलिसिलिक अम्ल का सामान्य नाम है, सॉरी IUPAC नाम है। और तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बोलूंगा क्योंकि अपन जानते हैं ये मुख्य क्रियात्मक समूह, इससे ज़्यादा 1-2 पोजीशन को अपन ऑर्थो ही तो बोलेंगे, तो इसको बोलोगे आप लोग। दूसरा नाम होगा इसका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, और तीसरा नाम है सैलिसिलिक अम्ल। अब सैलिसिलिक अम्ल की बात करें तो इसका करेंगे बेटा वी कार्बोक्सिलीकरण। यहाँ कौन सी घटना होगी? वी कार्बोक्सिलीकरण। और वी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है -CO2, अर्थात CO2 का निष्कासन करना है। पहली बात तो है, तो कहने का मतलब है, फिर आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, सोडा लाइम। सोडा लाइम का सूत्र होता है बेटा NaOH + CO। NaOH और CO का जो मिश्रण होता है सोडा लाइम, और इसकी उपस्थिति में यदि अपन किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया कराएं तो वहाँ से CO2 का निष्कासन होगा, और हाइड्रोकार्बन का क्या होता है बेटा? निर्माण। तो कहने का मतलब जब सैलिसिलिक अम्ल जब सैलिसिलिक अम्ल जो है ये वाला सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया, आप लोग भले यहाँ से NaOH लेके चलो, या फिर अपन सीधे ये बेटा एकदम सरल सा तरीका बता तो NaOH + CaO लिख देना आप तो, और इसको गर्म कर देना बस। और इसका मतलब ये जब उपस्थिति हो जाती है तब अपन को CO2 बाहर निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है? CO2। अपन ये नहीं, अब किताब की तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ये एकदम सरल और एकदम बढ़िया तरीका है। क्या करोगे? यहाँ से CO2 को बाहर निकाल दो। CO2 Na2CO3 को बाहर निकल दिया, उससे कोई लेना देना नहीं है अपन को। CO2 जब बाहर निकली तो ये H अंदर चला गया। अरे CO2 तो यहाँ से H है ना, H गायब है। जब H का प्रतिस्थापन हुआ तभी तो COOH समूह लगा। अब अपन क्या निकाल रहे? CO2 बाहर निकाले। जब CO2 बाहर निकाले तो H को पहुंचा दो उसी स्थान पर। जब उसी स्थान पे पहुंचा तो आपका क्या बन गया बेटा? फिनॉल + CO2 कर दो। एक तो ये तरीका बिल्कुल सरल सा है, जिसको वी कार्बोक्सिलीकरण बोलोगे, ठीक है। दूसरा तरीका अपन कहें कि भाई हम सब किताब के अनुसार करना चाहें, बोले किताब में और इसमें कोई अंतर नहीं है, बात बराबर है। प्लस यहाँ ले रहा है बेटा ये 2 NaOH, और उपस्थिति यहाँ पर CaO, और इसको गर्म करना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना? दो लेना। दोने की बात है कि यहाँ से ले लोगे पूरा मामला सही, और यहाँ पर ये Na2CO3 के रूप में बाहर निकाल दोगे। Na2CO3 बाहर निकलेगा एक OH के साथ। यहाँ से एक OH है, एक OH के साथ जो है जलकणु बाहर निकालना। कहने का मतलब आप लोगों का ये तो बन गया फिनॉल। कैसे? यहाँ देखो, ये COO को तो हटाओ और H को तो अंदर लगाओ। लगा दिया। लगाने के बाद ये मामला सही है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर Na2CO3 की बात है तो अपन क्या करेंगे? प्लस Na2CO3 + H2O। ये सिस्टम है तुम्हारी किताब के अनुसार, तुम चाहो जैसा कराओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो आप लोगों को राय दूंगा कि ये अच्छी तरीके से याद रखना, जिसको वी कार्बोक्सिलीकरण अपन बोलेंगे। ये भी वी कार्बोक्सिलीकरण है, ये भी है। इसमें थोड़ा अड़देड़े में पढ़ोगे, सब फालतू में सोच। हालांकि निकलता है CO2, जब निकलेगी अपन जानते हैं CO2 अम्लीय प्रकृति की है, और अम्लीय प्रकृति की जब NaOH के साथ क्रिया करेगी तो Na2CO3 अपना आप ही बाहर निकलने वाला, सोडियम कार्बोनेट बाहर निकलने वाला। तो आप लोग देखो, जब सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया सोडा लाइम, इसको क्या बोलोगे? सोडा लाइम, इसको सोडा लाइम बोला जाता है। और एक लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर जानते हो। और लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर बोलेंगे, जिसको भुजा हुआ चूना बोलेंगे। और कैल्शियम ऑक्साइड है वो बिना भुजा चूना, जिसको अपन कली का टंटा बोलते हैं। सही बात है। तो ये बिना भुजा कली का टंटा ही हो रहा है, जिससे पुताई करते हैं, वो क्या है? लाइम वाटर है। लेकिन वो लाइम वाटर थोड़ी बोलेंगे। लाइम वाटर का मतलब यहाँ पर ये अवक्षेप आता है, उसको लाइम वाटर मत बोलना। जब आप लोग करते पुताई कर ली, पुताई करने के बाद अपनी बाल्टी रखी रहेगी रात भर,
और रात भर रखी जब रहेगी तो जब एक पपड़ी सी छा जाती है उसके ऊपर देखा होगा, और नीचे एकदम पारदर्शी द्रव मिलता है पानी के समान, वो पारदर्शी द्रव है ना, वही क्या कहलाएगा, सोडा लाइम कहलाएगा। और उसमें जब CO2 गैस प्रवाहित करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण वो श्वेत हो जाएगा, और अधिक देर तक प्रवाहित करोगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने के कारण वो खत्म हो जाएगा। ये चीज़ें मैंने आप बोल रहा हूँ वो आप लोगों ने P ब्लॉक में पढ़ी होगी 11वीं क्लास में CO2 के साथ, ठीक है बेटा। तो यह है बेटा आप लोगों की चौथी रिएक्शन सैलिसिलिक अम्ल से। हाँ तो CO2 बाहर निकालना, सीधी बात है, CO2 यहाँ से बाहर निकली, इस H को अंदर दो और फिनोल बना दो और इनके नाम लिख देना, ठीक है बेटा। सेकंड विधि, अगली विधि 5वीं विधि अपन इसके बाद करेंगे, और 5वीं विधि के अंदर औद्योगिक की विधि लेंगे, ठीक है बेटा। 5वीं विधि के अंदर इंडस्ट्रियल मेथड, औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि ऐसे करो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी हिंदी चल जाएगी उल्टी पुल्टी। इंडस्ट्रियल मेथड, सबसे पहला इंडस्ट्रियल मेथड, इसके अंदर बोलोगे क्यूमीन के साथ, क्यूमीन, और क्यूमीन को अपन बोलते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन, ठीक है बेटा। अब क्या होगा इसके अंदर, सबसे पहले कि अपन आइसोप्रोपिल बेंजीन का सूत्र, तो सबसे पहले क्या है, आइसोप्रोपिल बेंजीन की क्रिया अपन बेटा O2 के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, O2 के साथ कराएंगे। तो यहाँ पर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का निर्माण होगा। क्या नाम है इसका, क्यूमीन, क्या नाम है, ये क्यूमीन है। क्रिया किसके साथ कराएं, O2 के साथ कराएंगे पहले। अब ये O2 है ना, इस दोनों ऑक्सीजन को यहाँ फिट करना है अपन को। जब फिट करोगे तो फिट करने के सिस्टम देखो आप लोग, ये फिट कर दिया, ये पकड़ो, यहाँ पर अपन ने C यूँ का यूँ दिख रहा है C है, अब यहाँ पर ये CH3 भी यूँ का यूँ और ये वाला CH3 भी यूँ का यूँ। अब दोनों ऑक्सीजन को यहाँ फिट करना है अपन को। फिट करना है तो कितनी ऑक्सीजन अपने पास, 2, तो एक तो ये रही और दूसरी ये रही और H को यहाँ लगा दिया, कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। नाम क्या होगा इसका, क्यूमीन हाइड्रो पैरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना। कब, जब क्यूमीन की क्रिया O2 के साथ कराते हो, क्यूमीन की क्रिया O2 के साथ कराते हो तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का निर्माण होता है, जिसकी क्रिया तनु H2O4 से कराने पर, जब इसका अपघटन कराओगे, तनु H2O4 लोगे, अमल ले सकते हो कोई सा भी, या धातु भी आता है साथ में, उपस्थिति में कराओगे तो बेटा इसके अंदर कीटोन तथा फिनोल का निर्माण होता है। देखो अब कैसे हुआ, यहाँ से यहाँ तक देखो क्या दिखाई दिया आपको, ये देखो मैंने कुछ घोड़े में लिया है, CH3COCH3, क्या बना, कीटोन। क्या बच रहा है, OH, जोड़ दो इसकी खोपड़ी के ऊपर, OH जोड़ दिया, और OH जोड़ दिया तो आप लोग इसको जब गर्म किया तो ये तो बना OH, और प्लस दूसरा क्या बना, CH3CD1O, और ये CH3, तो ये आपका फिनॉल और ये आपका कीटोन, जो दोनों के दोनों उत्पाद है। यहाँ मुख्य उत्पाद तो हुआ फिनॉल, और जो बाई प्रोडक्ट बना, सह उत्पाद बना कीटोन, ये भी अपने आप में औद्योगिक महत्व से बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए ये अभिक्रिया अच्छी है। सबसे पहले क्या करोगे, क्यूमीन की क्रिया O2 के साथ कराओगे। O2 के जब साथ कराए तो इस दोनों ऑक्सीजनों को यहाँ जोड़ना है अपन को, फिट करना है। फिट अब संयोजकता के हिसाब से फिट कर देना। नाम होगा इसका क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या होगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और फिर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को तनु H2O4 की उपस्थिति में अपघटित कराएंगे। अपघटित हुआ तो ये जो मैंने जो देखो यहाँ से यहाँ तक क्या ले लिया, CO, तो मतलब कीटोन तो बाहर निकाल देना, और इस बचे हुए OH को, O और H को यहाँ पे जोड़ देना। जब जोड़ दोगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, फिनॉल का। तो ये वाली अभिक्रिया बेटा औद्योगिक विधि के अंदर पहली विधि है, क्यूमीन के साथ, जिसको आप लोग आइसोप्रोपिल बेंजीन भी बोलोगे। और IUPAC नाम की बात करो तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तो 2-फेनिल प्रोपेन। क्या नाम होगा इसका IUPAC नाम, 2-फेनिल प्रोपेन। तो 2-फेनिल प्रोपेन से आप लोग फिनॉल कैसे प्राप्त करोगे, क्यूमीन से आप फिनॉल कैसे प्राप्त करोगे, या फिर सबसे महत्वपूर्ण मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो विधि है यही है, लेकिन अधिक मात्रा में तो आज प्रेजेंट में बेंजीन से बनाया जाता है, किसको, फिनॉल को। तो बेटा दूसरी विधि है औद्योगिक विधि के अंदर सेकंड विधि, और सेकंड विधि है बेटा बेंजीन से। किससे बेटा, सेकंड विधि है बेंजीन से। अब क्या करना है, बेंजीन की क्रिया जो है बेटा V2O5 की उपस्थिति में कराओगे, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में कराना। और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में कराओगे किसके साथ बेटा, O2 के साथ।
और उपस्थिति यहाँ पर आप टेम्परेचर लोगे 583 केल्विन ताप। ये चीज़ें मैं एक साथ लिख रहा हूँ। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड तो उत्प्रेरक है, O2 के साथ इसकी क्रिया करवानी है और 583 केल्विन ताप आपको रखना है। तो मतलब जब बेंजीन की क्रिया वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में 583 केल्विन ताप पर O2 से कराते हैं तो बेंजीन का निर्माण होता है। अब प्रेजेंट में सबसे अधिक एल्फिनॉल का निर्माण होता है। अब प्रेजेंट में सबसे अधिक फिनॉल इसी विधि से बढ़ाई जाती है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। तो आपने क्या लिया, ये ले लिया बेंजीन प्लस क्या ले लिया O2। भाई हमको क्या है, देखो बेटा यहाँ पर H है, यहाँ सब जगह H है कि नहीं है। अब इस H को बाहर निकाल के इसको O देना है तो हमको O1 चाहिए। कितना चाहिए, 1। यदि चाहो तो यहाँ 2 लगा दो तब 2 बन जाएंगे, लेकिन अपन क्या करेंगे, 1 चाहिए तो बेटा अपन ने इसको कर दिया 1/2। क्यों कर रहे हैं, अरे 1 की आवश्यकता है। क्या फिर आपने क्या लगा, V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड 583 केल्विन ताप। ये जो टेम्परेचर है याद रहता है तो सही लिखना, यदि याद नहीं रहता है तो उसको मत लिखना। इस चीज़ को ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट बातें होती है कि अपने उत्प्रेरक तो याद है, गुरुजी हमारे तो टेम्परेचर याद नहीं रहा, और अपनी मर्जी से कोई लिख देगा 883, कोई 183, कोई 583 तो सही है, तो वो कभी मत लिखना, तुम्हारे फुल बटा फुल नंबर आ जाएंगे। यदि वहाँ पर उसको मालूम पड़ा और उस टीचर को याद है इस टेम्परेचर को, तो आपका 1 नंबर में से आधा नंबर दे सकता है। ये ध्यान रख लेना। इसमें आप लोग किसी भी प्रकार का केस भी नहीं ठोक सकते कि साहब हमारी इतनी सी गलती है, उसके डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर दे रहे हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो ये H को बाहर निकाल रहे हैं, निकाल दिया, H को बाहर निकाला तो O को इसको दे दिया, O को इसको दे दिया तो आपका क्या बड़ा, कुछ निकालना नहीं है और आपका किसका निर्माण हो जाएगा, ये बन जाएगी आपकी फिनॉल। तो समझ में आ गई बेटा। बेंजीन की क्रिया वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ 583 केल्विन ताप पर कराते हो तो फिनॉल का निर्माण होता है। ठीक है। अगली विधि, थर्ड विधि। और थर्ड विधि के अंदर नेम्ड रिएक्शंस है, और नेम्ड रिएक्शन का सबसे पहली विधि है बेटा रासिंग प्रक्रम। कौन सी प्रक्रम, रासिंग प्रक्रम। इस बात को भी मैंने आपको पहले ही सचेत कर दिया है। 10वें पाठ में, 11वें पाठ में जितनी भी नाम संबंधी अभिक्रिया आती है, रासिंग प्रक्रम, डाउ प्रक्रम, सैंडमायर, गाटरमान, स्वाटस, फिंकलस्टाइन, डार्जन अभिक्रिया, इनके लिए तो अलग से एक कॉपी बना लो। और इन रिएक्शंस को तो हमको फुल बटा फुल याद रखना है। कभी भी तुमको रात को 12 बजे भी कहना, हाँ बेटा बता रहे रासिंग प्रक्रम क्या है, तो साहब ये रही, डाउ प्रक्रम क्या है, ये सैंडमायर कैसे होगी। तो इनको यदि याद रखोगे तो 101% है कि आप लोगों का 28 में से 20 नंबर का पूरा सिस्टम हो गया, समझ लेना मान। क्योंकि नेम्ड रिएक्शन से ही प्रश्न बढ़ते हैं, अन्यथा किसी से प्रश्न बनाता ही नहीं हो। ठीक है। तो यहाँ रासिंग प्रक्रम में क्या करना है, सबसे पहले बेंजीन की क्रिया HCl के साथ, बेंजीन की क्रिया HCl व O2 के साथ कराओगे आप लोग। टेम्परेचर रहेगा जो यहाँ पर 573 केल्विन था। ठीक है बेटा। और उपस्थिति CuCl2 या FeCl3 की करोगे। तो क्या करोगे, सबसे पहले बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, मतलब ये है। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन है तो अपन लेंगे यहाँ पर HCl लिया, फिर अपन लेंगे O2। यहाँ पर आप लोग CuCl2 या फिर FeCl3 ले सकते हो और 573 केल्विन ताप लोगे। ठीक है। अब क्या करना है, अपन को क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है। क्लोरोबेंजीन बनाना है तो इसको 1/2 ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ पता है, अरे यहाँ से H लेना और ये H लो, ये H लो और ये O लो, क्या बाहर निकल गया, H2O। क्या बच रहा है, ये क्लोरोबेंजीन। तो क्या करना है आपको, ये क्लोरोबेंजीन बनाना है प्लस H2O बाहर निकलो, कोई दिक्कत थोड़ी है, जल बाहर निकलो। फिर इसके अंदर दूसरा पद होता है कि आप लोग अब इसको सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिका SiO2 की उपस्थिति में 773 केल्विन ताप पर और उच्च दाब पर इसको आप लोगों को फिर इसका क्या कराओगे, अम्लीकरण कराना है। 2373 कोई बात नहीं, ये लो बस। फिर 723 था बेटा। देखो ये 523 केल्विन है और उत्प्रेरक याद रखना CuCl2 प्लस FeCl3। उसके बाद H2O। अब यहाँ पर जो बना हुआ क्लोरोबेंजीन है ना, उसका 2 कंडीशन है। एक तो NaOH लो, माध्यम अम्लीय रखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिलिका SiO2 अम्लीय प्रकृति की होती है। एक तो कंडीशन ये है। दूसरे, अगर आप चाहो तो इसकी अभिक्रिया HCl के साथ करा सकते हो, सॉरी जल के साथ HOH
या करके बोल रहा हूँ, वही कंडीशन। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से तो Na लिया, Na यहाँ से लिया, Cl या NaCl बाहर निकाल दिया, OH जोड़ दिया। अब यहाँ से H लेना, यहाँ से Cl लेना, OH जोड़ना, HCl बाहर निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कहना साहब आपने NaOH क्यों लिया, आप HOH क्यों नहीं लिया, तो अम्लीय जल अपघटन है, उपस्थिति SiO2 की है। NaOH लोगे, ये जलीय लेना है, बिल्कुल डाइल्यूट लेना है, इसको आप लोग कंसनट्रेट नहीं लेना। तो सबसे पहली बात, बेंजीन की क्रिया कराओगे HCl और O2 के साथ, CuCl2 और 523 केल्विन ताप पर क्लोरोबेंजीन बन गया। क्लोरोबेंजीन बना हुआ है, उसको वापस उतारोगे NaOH के साथ या फिर जल के साथ HOH के साथ करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उपस्थिति SiO2 की लेना, 723 केल्विन ताप और फिनोल बना देना, NaCl निकालो, या हम कह सकते हैं या क्या निकाला बेटा, इससे H और यहाँ से Cl, या करके अपन ने HCl निकाल दिया। तो हमको जो अच्छा लगे ना वो करोगे, ऐसा नहीं होता कि साहब किताब में साहब यही मैं तो यही मानूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को मैं और इसके लिए दूसरे बुक्स का सहारा लेते जो कृषि NCERT है और यह पिछली RBSC की है, तो वो बुक बता सकता हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत। अगला बेटा ये है आप लोगों की कौन सी विधि, तीसरी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो विधि है बेटा वो है डाउ प्रक्रम। क्या है बेटा, डाउ प्रक्रम। अगली विधि का नाम डाउ प्रक्रम है। और डाउ प्रक्रम के अंदर क्या करना है बेटा, आप लोगों को उपस्थिति लेनी है वही CuCl2 की। क्या लेनी है बेटा, CuCl2 की, और यहाँ पर क्रिया करानी है आप लोगों को NaOH के साथ। और आप लोग यहाँ पर उच्च दाब लिख दो, उच्च ताप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, उच्च दाब लिख दो, उच्च ताप लिख दो। टेम्परेचर आप लोग वहाँ से उतार भी सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा कोई समस्या नहीं है। तो फिर क्या करना है, इस डाउ प्रक्रम में क्या करना है, अपन को जो रासिंग प्रक्रम में बनी हुई क्लोरोबेंजीन है ना, उसका सहारा लेना है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन से शुरू होने वाला मामला। तो अपन ने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ। जैसे आप लोगों ने बेटा देखा था पार्ट नंबर 10 में भी, और पार्ट नंबर 10 में देखा था 623 केल्विन ताप लिया था और 320 वायुमंडल या 300 वायुमंडल दाब लिया। तो बात वही है, ये भी अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप लोग क्या लोगे यहाँ पर, उच्च दाब का मतलब 320 ATM एटमॉस्फेयर हो गया, और उच्च ताप का मतलब लगभग 623 केल्विन ताप लेना है, ये मामला हो गया। तो आपने क्या लिया, 320 लिख दो, या फिर लिखना चाहो जो लिख देना, तो आपको उस हिसाब से उत्प्रेरक उतार लेना। बात वही है, यहाँ से NaCl बाहर निकालो बेटा और फिनोल का निर्माण कराओ। ये आपका NaCl और ये आपको हो गया फिनोल। तो इस प्रकार से बेटा बना देना, नाम जरूर लिखना, क्लोरोबेंजीन, फिनोल और यहाँ, ठीक है बेटा। तो ये बनाने की विधि है। इसके बाद एक और है, जैसे कोलतार से, किसे, डामर या कोलतार से, लास्ट विधि है तुम्हारी डामर या कोलतार। देखो कोलतार ये डामर है ना, अपन जानते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है, क्रूड ऑयल होता है, जिसको कच्चा तेल बोलते हो, कच्चा तेल जो होता है एकदम कीचड़ के समान होता है, बिल्कुल कीचड़ जैसा होता है। और कीचड़ का जब हम प्रभाजी आसवन कराते हैं, कीचड़ का मतलब पेट्रोलियम कीचड़ की बात कर रहे हैं, जैसे वो तेल के कुएं से ऐसा कुछ नहीं होता कि तेल के कुएं से पेट्रोल वाला अलग नल लग रहा है, वो बड़ा अलग लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो कीचड़ आता है एकदम। और जो कीचड़ आता है तो अपन जानते हैं रिफाइनरी है हमारे देश के अंदर, और मुख्य रूप से आगरा, यूपी के अंदर आगरा में रिफाइनरी है, और उसको तो बंद कर दिया गया है शायद, अभी प्रेजेंट में तो मामला नहीं चल रहा, क्योंकि अपन जानते हैं अपना जो ताजमहल है वो ब्लैक हो गया उससे, उस धुआं से, क्योंकि SO2 बाहर निकलती थी, और SO2 को कारण वो अम्लीय SO2 प्लस H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल बन गया, जिसके कारण उसकी जो सतह है, संगमरमर की सतह है, वो क्या होगी, धूमिल हो गई। तो बंद है वो रिफाइनरी। तो मतलब कीचड़, जब कीचड़ का प्रभाजी आसवन करते हैं तो सबसे पहले जो बनती है CNG LPG वगैरह बनती है, फिर पेट्रोल आता है, फिर उसके बाद केरोसिन आती है, उसके बाद डीजल आता है, फिर वैसलीन, फलाना टिकाना, बहुत सारी चीज़ करके लास्ट जो बचता है गाढ़ा सा द्रव, वो उसको बोलते हैं बेटा कोलतार। कोलतार, और कोलतार के अंदर मुख्य रूप से फिनोल हुआ, या फिर नेफ्थलीन हुआ, नेफ्थलीन आदि उपस्थित होते हैं, ठीक है बेटा। और अब बात है कि फिनोल नेफ्थलीन, सबसे पहले क्या करना है, इस कोलतार की जो क्रिया है, अरे कोलतार मतलब C6H5OH, बताओ शायद फिनोल है, अरे फिनोल नहीं, कोलतार में जो फिनोल है उसकी बात है। क्या करानी है बेटा, सबसे पहले आप लोग इसकी क्रिया कराओगे NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यदि अपन इसकी क्रिया कराएं तो यहाँ से तो ले लो बेटा H या OH ले लो, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ से आप लोग OH ले लो,
ठीक है। तो आप लोग क्या बना दोगे, सबसे पहली बात है कि ये क्रिया करेंगे तो C6H5ONA, ONA का नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है उसका, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है बेटा। अब ये सोडियम जो फिनॉक्साइड बना है इसका आप लोग अम्लीय जल अपघटन करा दो। क्या करा दो, अम्लीय जल अपघटन। तो यहाँ पर C6H5ONA प्लस HCl ले लें या HOH ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। HCl ले लो, HOH ले लो और वहां पर अम्लीय माध्यम लिख देना। यदि लिखना चाहो तो यहाँ डाइल्यूट है एकदम। यहां से क्या लोगे, सॉरी, ये Na और ये Cl, क्या लगाओगे यहाँ पे C6H5OH लगा देना। ये C6H5OH प्लस NaCl। तो ये बेटा क्या बेटा एक औद्योगिक विधि है, पर ये इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये कोल तार है, कोल तार में उपस्थित फिनोल है। नैप्थलीन कोई क्रिया नहीं करेगा, केवल फिनोल क्रिया करेगा NaOH के साथ। जब क्रिया करेगा सोडियम फिनॉक्साइड बना देना। बना हुआ सोडियम फिनॉक्साइड का अम्लीय जल अपघटन कराना। अम्लीय जल अपघटन का मतलब जल के साथ क्रिया कराओ, यहाँ अम्लीय माध्यम लिख दो, या फिर सीधा तनु HCl के साथ क्रिया करा दो, कोई आपत्ति नहीं है। वहाँ पर आप NaCl निकालो प्लस फिनोल बना सकते हो। ठीक है। आप लोग एक भयभीत मत होना साहब, वहाँ तो HH लिखा था, ये अम्लीय लिखा था, बात वही है। डाइल्यूट लिख देना तनु, और तनु का मतलब अम्लीय माध्यम और तनु जल से क्रिया होती है। पहले ही बताया मैंने आप लोगों को, जब आप लोगों ने क्रिया कराई थी किसके साथ, फिनोल एल्कोहल बनाया था, और एल्कोहल तनु H2SO4 जब लिया हुआ है तो अंडरस्टूड है कि जल का योग करवाना है अपन को। ठीक है। तो बात वही होती है बेटा। ठीक है बेटा। तो ये बेटा थी कुछ फिनोल बनाने की विधियाँ जो आप लोगों की अच्छी विधि है। अब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके अंदर सबसे पहली विधि BDC के साथ, उस चीज़ को ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट, क्यूमिन के साथ इम्पॉर्टेंट, और रासिंग प्रक्रम और डाउ प्रक्रम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन विधियों को तो हमको याद रखना ही है। ठीक है बेटा। अगली जो है सिस्टम आता है बेटा, वो आता है बेटा फिनोल के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। तो सबसे पहले अगला पॉइंट है आप लोगों का नेक्स्ट, फिनोल के भौतिक गुण। अब भौतिक गुण के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट गुण है मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। सबसे पहली बात है कि जब फिनोल की बात है तो फिनोल जो बेटा शुद्ध अवस्था में है ना, शुद्ध अवस्था में रंगहीन होता है। कैसे होता है, रंगहीन, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है बेटा। और इसका जो गलनांक है वो 314 केल्विन और क्वथनांक होता है बेटा 455 केल्विन। ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, गलनांक है, ये गलनांक है बेटा 314, और ये वाला जो पॉइंट है बेटा वो है क्वथनांक का। क्वथनांक अपन जानते हैं किसी भी द्रव का उबलने का जो पॉइंट होता है वो क्वथनांक कहलाता है। तो पहली बात है कि शुद्ध अवस्था में ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है, लेकिन यदि इसको वायु में खुला छोड़ दें, वायु में खुला छोड़ने पर इसका रंग गुलाबी हो जाता है बेटा। और अपने लैब के अंदर जो फिनोल है, फिनोल जो मिलेगा वो गुलाबी रंग का मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि अपन क्या करते हैं, ढक्कन खोल दिया, और ढक्कन खोलने के बाद उस ढक्कन को खोला तो खोलने के बाद O2 उसके अंदर प्रवेश कर गई। जब O2 प्रवेश करती है तो बेंजोक्विनोन बनता है। क्या बनता है, बेंजोक्विनोन बनेगा। तो क्विनोन बनने के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है बेटा, गुलाबी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि फिनोल का गुलाबी रंग क्यों होता है, तो फिनोल का गुलाबी रंग का मतलब इसका ऑक्सीकरण हो गया। ये तो हमारा फिनोल है। अब फिनोल का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीकरण कब है, जब आपने वायु में खुला छोड़ दिया बेटा। इसको वायु में खुला छोड़ दिया तो अपने पास यहाँ पर भी तो H है, H, यहाँ से H पकड़ो, यहाँ से भी H पकड़ो, और यहाँ से O पकड़ो। O तो हमारे पास बहुत है, अरे O की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। तो O की कमी नहीं है तो यहाँ पर अपना सिस्टम बैठ गया बेटा इस प्रकार से, ये द्विबंध लगा और ये द्विबंध लगा और ये सिंगल बंध प्लस H2O, और ये है बेटा क्विनोन। क्या है बेटा, ये क्विनोन है। और इस क्विनोन बनने के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, हल्का हल्का गुलाबी। कैसा रंग होगा बेटा, हल्का गुलाबी। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जो शुद्ध अवस्था में, तो ये तो शुद्ध है, ये क्या है, शुद्ध है, तो ये कौन सा होगा, शुद्ध है तो रंगहीन है, कलरलेस है। अब क्या है, O2 के साथ क्रिया, वैसे ही अभी क्रिया आएगी, ये ऑक्सीकरण की क्रिया है। यदि अपन कह रहे हैं CrO2Cl2, CrO2Cl2 का नाम है क्रोमिल क्लोराइड। क्या नाम है,
क्रोमिल क्लोराइड, जब आप लोग इसके पार्ट को लास्ट वाला भाग देखो तो फिनोल का ऑक्सीकरण कराओगे तो यही क्रिया है। और इस क्रिया के कारण इस फिनोल का रंग कैसे हो जाता है? गुलाबी। किसके कारण? किनोन बनने के कारण। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना। पहला गुण ये होगा शुद्ध अवस्था में रंगीन क्रिस्टल ही है, गलनांक 314 और 455 केल्विन इसका क्वथनांक होता है। दूसरा पॉइंट, इसकी प्रकृति संचारक होती है। संचारक का मतलब यदि इसकी 2, 4, 5 बूंदे भी अपनी त्वचा पे पड़ेगी तो फफोले उत्पन्न कर देगी, ध्यान रख लेना। कहने का मतलब खेलना नहीं है केमिकलों से लैब के अंदर। यदि आपकी 2 बूंद भी यहाँ पड़ गई ना तो फफोले हो जाएंगे। जैसे आप लोग गर्म चीज़ से जल जाते हैं, जलने के बाद फफोले हो जाते हैं, वैसे फफोले जाए, अर्थात त्वचा को क्या करेगी बेटा? जला देगी। तो कहने का मतलब दूसरी विधि है, दूसरा सिस्टम है इसका गुण, ये संचारक प्रकृति का है और त्वचा पे पड़ने पर फफोले उत्पन्न कर देता है। समझ भाई? तो ये दूसरा मैंने बोल ही दिया, इसको भी आप लोग लिखोगे, संचारक प्रकृति और त्वचा पे पड़ने पर फफोले उत्पन्न करेगा। तीसरी बात, यहां देखो तो ये एथिल एल्कोहल, ईथर आदि में विलय होता है। ठीक है, जल के अंदर ये आंशिक रूप से विलय होता है। पहली बात, एथिल एल्कोहल हुआ मतलब ईथर हुआ, या फिर आप लोग एथिल एल्कोहल रहो तो इनमें पूर्ण रूप से विलय होगा, लेकिन जल की बात करो तो आंशिक रूप से विलय होता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसके अंदर आता है कि बेटा इंपॉर्टेंट बात तो ये तो उसकी बात हुई, और दूसरी बात होती है इसके अंदर फिनॉल के भौतिक गुण, इसका जो गुणधर्म है ना वो पूतिरोधी के समान है। पूतिरोधी जानते हो? पूतिरोधी, एक तो पूतिरोधी होती है जिसको आप लोग एंटीसेप्टिक बोलते हो। क्या बोलोगे? एंटीसेप्टिक। और एक चीज होती है बेटा रोगाणुनाशी, रोगाणुनाशी, डिसइंफेक्ट बोलोगे इसको। मतलब रोगाणुनाशी का मतलब, ये पूतिरोधी का मतलब होता है कि वे रसायन जो त्वचा अपने जब कट गया, फट गया, कुछ भी है तो वहाँ पर सूक्ष्म जीवी क्या करते हैं? पनपते हैं। पनपने के बाद ही तो घाव उत्पन्न होता है भाई, फंस पड़ जाती है, मवाद पड़ती है। क्यों पड़ती है? अरे फंगस वगैरह जो भी है उस बैक्टीरिया के कारण ही तो हो रहा है ये मामला। तो पूतिरोधी वे पदार्थ होते हैं जिनको त्वचा पे लगाने पर ये सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देते हैं। जब रोक देंगे तो वो पूतिरोधी कहलाएंगे। और रोगाणुनाशी वो होते हैं कि वे रासायनिक पदार्थ जिनको आप लोग त्वचा पे लगाओ या कहीं पे भी लगा रहे हो, वो रोगाणुनाशियों को मार देते हैं। मारने की दूसरी कंडीशन, पूतिरोधी का इस्तेमाल हमेशा सजीव में किया जाता है, अर्थात सजीव सिस्टम मतलब अपने हाथ में लगा सकते। जैसे आप लोग बोरोप्लस की बात कर रहे हो, एक एंटीसेप्टिक है बेटा, है बेटाडीन का नाम सुना है, एक एंटीसेप्टिक है, उसको अपन लगा सकते हैं। तुमसे कहेगा जाओ रे बेटा फिनाइल लगा लो, घर में अपन फिनाइल रखते हैं, क्या अपने कट जाए फट जाए तो फिनाइल का पोछा वो लगाते हैं क्या? नहीं लगाते, क्योंकि वो तो हमको जड़ा और देगा, क्योंकि वो रोगाणुनाशी। लेकिन अपन क्या करते हैं, बहुत से जानवर है, कोई कट गया फट गया तो हम फिनाइल का इस्तेमाल करते हैं, गलत है। समझ मारी बात? तो आप दूसरी बात कि इस फिनॉल की सांद्रता में परिवर्तन करके इस रोगाणुनाशी के स्थान पर पूतिरोधी में परिवर्तित कर सकते हैं। कहने का मतलब 0.2% फिनॉल का विलयन जो होता है वो पूतिरोधी होता है, और 1% जलीय विलयन ले रहे हो फिनॉल का, वो रोगाणुनाशी होता है। तो मतलब ये समझ लेना कि एक रोगाणुनाशी को सांद्रता में परिवर्तन करके पूतिरोधी में। अब कभी भी किसी जानवर के चोट लगे, घर में अपन वैसलीन या बोरोप्लस तो उसके लगाएंगे नहीं बेचारे के, लगा देंगे क्या? नहीं यार, महंगी आएगी ज़्यादा, लेकिन फिनॉल का छिड़काव जरूर कर देते हैं। तो फिनॉल का छिड़काव जब करो तो बेटा इसको 0.2% कर लेना। समझ भाई? कहने का मतलब है 100 ml ले रहे हो तो उसके अंदर 2, 4, 5 बूंदे डालो और उसको धो देना, ताकि उसके जो सूक्ष्म जीवाणु है वो वृद्धि अवरोधक हो जाए और मर जाए और उसका घाव भर जाए बेचारे का। समझ में आ रही बात? तो पूतिरोधी रोगाणु से समझ में आ गया तुम्हारा? तो यहाँ पर फिनॉल का इस्तेमाल किया जाता है किसके रूप में? पूतिरोधी के रूप में भी और रोगाणुनाशी के रूप में। तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इसके भौतिक गुणधर्मों की। और अपन जानते हैं इसमें हाइड्रोजन बंद होने वाला है, तो बेटा ये है आप लोगों के फिनॉल के कुछ भौतिक गुणधर्म। पूतिरोधी का गुण ध्यान रखना, इसको वायु में खुला छोड़ने पर इसका हल्का गुलाबी रंग होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, एक संचारक प्रकृति याद रखना। कितनी